Pakistan affairs as well, and you will going to study SARC in political science as well. इसमें जो global organizations हैं या global integration की जो पेपर 2 में आता है पार्ट, उस पे सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है कि इन केस इफ यू वुड नॉट बी कीपिंग मतलब पॉलिटिकल साइंस, तो ये एक सेशन फ्रूटफुल हो आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को इससे हेल्प हो, क्योंकि सार्क तो आपने पढ़ना ही है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, यू हैव टू स्टडी इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। So now we're going to start. अच्छा, first of all let me discuss the meaning of political science, कि political science का मतलब क्या होता है। political science का मतलब होता है कि मतलब वो rules या मतलब political science जो है ना social science है, it's a mother of all social sciences, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गवर्नेंस के बारे में, कि हाउ टू रन अ स्टेट, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसमें हम सारा कुछ पढ़ते हैं कि एक जो गवर्नमेंट है, एक स्टेट है, वो कैसे चल रही है, उसकी उसकी जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, किस चीज पे बेस है, उसकी आइडियोलॉजी, डिस्टॉर्शन। सेकेंडली, ये मैंने पॉलिटिकल साइंस आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि हाउ मतलब एक स्टेट जो है काम करती है। आई एम सो सॉरी। सो इसमें हम ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा था डिस्कशन ऑफ टॉपिक है, वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स हैं, ठीक है। आप साथ साथ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Before going towards forms of government, let me discuss with you regarding political science, why it is important. अच्छा, political science is a very interesting subject. फॉर एग्जाम्पल ये आप देख भी रहे होगे कि ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है। मतलब पहले ये ट्रेंड था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस पे रखते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इट्स अ क्वाइट स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो अब स्कोरिंग है, ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके अलावा लोग इसको इसलिए चूज करते हैं क्योंकि ये ओवरलैप भी करता है। ऑल्दो इंटरनेशनल रिलेशन इज आल्सो अ वेरी गुड सब्जेक्ट, और वो भी ओवरलैप करता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का जैसे पेपर 2 है, जिसमें आप सार्क पढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन पढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, IMF पढ़ते हैं, और उसके बाद आप जो है पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान पढ़ते हैं, तो पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान या पाकिस्तान अफेयर्स में भी कवर करते हैं, और वो आपका पॉलिटिकल साइंस में भी साथ साथ कवर होता है। पेपर 1 में इसके हैं 22 फिलोसफर्स, जिसमें से 11 फिलोसफर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक यू हैव टू डू दोस 11 फिलोसफर्स एट एनी लाइक कॉस्ट। मतलब वो बहुत ज्यादा रिपीटेड आए हैं, बहुत ऑफनली आए हैं। उसके बाद इसके मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, उस मुस्लिम फिलोसफर्स इसके सारे नहीं करने होते, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इब्ने खल्दून हो गया, इमाम गजाली हो गया, इलामा इकबाल हो गया, शाह वलीउल्लाह हो गया, जो इसके इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं इन पेपर 1। उसके बाद इसका आ जाता है स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम में आप पढ़ते हो कि एक स्टेट किस तरह एवेलुएट हुई, कि पहले ट्राइबल स्टेट आती है, फिर उसके बाद एम्पायर्स आते हैं, फिर ट्राइबल स्टेट मतलब ट्राइब्स पहले रूल करते थे, फिर एम्पायर्स आ गए, जैसे आप देख सकते हैं मुगल एम्पायर होता था। फिर उसके बाद जो है ग्रीक स्टेट आती है, फिर उसके बाद स्टेट आ जाती है फ्यूडल स्टेट, मतलब जिसमें लोगों के पास जमीनें होती हैं एंड दे स्टार्ट रूलिंग ओवर द पीपल। फिर उसके बाद फाइनली जो है जब वो एवोल्यूशन होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आ जाती है, अर्बन एरियाज में लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो फिर ये प्रॉपर किस्म की स्टेट फॉर्म होती है। ये इसमें आप पढ़ते हो। इसमें आप इस्लामिक स्टेट सिस्टम में पढ़ते हो कि मतलब इसमें इस्लामियत का भी एक पार्ट कवर होता है, डेट इज इन इस्लामिक स्टेट सिस्टम,
जिसमें आप लोग ये पढ़ते हो कि किस तरह एक कंट्री रन करनी चाहिए, और जिसमें आप एनालिसिस करते हो हजरत उमर, हजरत अबू बकर की गवर्नेंस का, कि जब वो खलीफा बने थे, हाउ ही वाज इलेक्टेड, किस तरह वो एक इमाम बने थे। और जब वो इमाम बने थे तो उसके बाद मतलब किस तरह उनको जो है वो शूरा में बैठते थे, कंसल्टेशन के मुताबिक जो है वो कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते थे। सो इन इस्लामिक स्टेट सिस्टम यू विल गोइंग टू स्टडी दिस थिंग। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, कि हर मुल्क की कोई ना कोई आइडियोलॉजी है। जैसे इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, but the ideology which is India following nowadays is based on totalitarianism. अगर आप देखें इन टोटलिटेरियनिज्म का, मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ क्या होता है। इफ यू गोइंग टू रीड डिफरेंट आर्टिकल्स, अगर आप कोई आर्टिकल्स आजकल पढ़ रहे हो तो हमेशा लिखा आता है मतलब उसकी हेडिंग कि मोदी इज टोटलिटेरियन हेड। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है जिसमें जो है रूलर इतना ज्यादा सख्त हो जाए कि वो लोगों के प्राइवेट अफेयर्स में भी इंटरफेयर करे, जैसे कि रिलीजन। तो अब मोदी ने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है लोगों को, स्पेशली मुस्लिम्स को। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ही हैज पास्ड हिज सेकंड सिटीजनशिप बिल एक्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन मतलब ही इज डिस्क्रिमिनेटिंग मुस्लिम्स। इवन इन दिस कोरोना पेंडेमिक उनके साथ बहुत बुरा मतलब जुल्म हो रहा है मुस्लिम्स के साथ, कि मुस्लिम्स को बिल्कुल भी मतलब कोई वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही इन हॉस्पिटल्स। सो दिस इज व्हाट टोटलिटेरियनिज्म, जिसमें आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होता। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ असेंबली, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, there is no freedom of having or following any religion. So this is what. So अगर हम देखें तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर विल गोइंग टू लुक इट्स इन, अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से देखें तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया हुआ पॉलिटिकल यूनिटी होगी, जिसमें इंडिया में ऑल द 28 स्टेट्स हैं। जैसे हमारे में 4 या 5 प्रोविंसेस हैं, तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। लेकिन इंडिया की अगर फेडरेशन कोई भी लॉ पास करती है तो वो हर स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, तो इसकी ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और इसकी वजह से भी इसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया की ये एक सेकुलर स्टेट है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट ये इंडिया इज अगेंस्ट, मतलब इंडिया इज गोइंग अगेंस्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कोई भी सेकुलर स्टेट नहीं रहा, इसमें रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी को मिलेगा, हर मिनॉरिटी को, but still it's not following its constitution. So इसकी constitution के मुताबिक it can be called or it can be say कि ये it is one of the strongest democracy, largest democracy क्यों है? Because there is a lot of like the population of India is way too high. So इसमें minorities की भी population काफी है, like 200 million plus Muslims are residing in India right now. So this is one of the largest democracy as well. So now coming towards paper 2 part, paper 2 part में आपने constitutions पढ़नी होती है। Constitution of USA, America and France is very important. Although Constitution of Germany is also in your syllabus as well. उसके बाद पेपर 2 में आपने Constitution of Turkey, Constitution of India, Constitution of China, Constitution of Iran, Constitution of Malaysia पढ़नी होती है। But Constitution of China, Constitution of India and the Constitution of Turkey is very important. टर्की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा मिलिट्री जो मतलब इंटरफेरेंस है, जैसे हमारी डेमोक्रेसी में, उसी तरह टर्की में भी ये मिलिट्री इंटरफेरेंस मतलब फील किया जाता है। उसके बाद इंडिया ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे इंडिया के साथ कोई इतने अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे। Constitution of Iran is important as well because it's our neighboring country and we have to study its constitution.
but not in that much detail. इतनी जरूरी नहीं है जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना है, बिकॉज आफ्टर एनालाइजिंग द पास्ट पेपर्स तो मुझे रियलाइज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना इज इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, उसके बाद वी गोइंग टू वी आर डिस्कसिंग पेपर 2 एक्चुअली। सो पेपर 2 में आप लोग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो, लाइक सार्क, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोस्टली पीपल परसीव दिस ऑर्गेनाइजेशन कि दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, और ये लोग चॉइस पे छोड़ देते हैं, बट यू शुड नॉट लीव इट ऑन द चॉइस, बिकॉज ये बहुत जरूरी है पढ़ना अगर आप समझना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मीटिंग होती है या कोई राउंड होता है तो व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। पाकिस्तान अफेयर्स में भी यू हैव टू स्टडी और यू हैव टू लाइक लर्न दीज ऑर्गेनाइजेशन की क्या इनका बेसिस था, क्या नहीं था। ठीक है, सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर क्वाइट इम्पोर्टेंट एज वेल। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्लाइड्स विद यू। ठीक है, उसमें वी विल डिस्कस वन बाय वन द टॉपिक्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, जो अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस रखें या ना रखें, ये ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़नी है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आई ही इसलिए थी जब 1979 में सोवियत यूनियन आ जाती है आपकी अफगानिस्तान में, और वो अफगानिस्तान को एनेक्स करना चाहती है। तो उसके बाद ये फील किया जाता है कि एक साउथ एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जिसमें वो लोग जो है मिलकर काम करें और उनके ऑब्जेक्टिव्स हों कि वो देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, वो अपने आप को जो है किसी भी एक्सटर्नल डेंजर से सिक्योर कर सकें, वो मिल के काम करें, ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे करें कि जिसमें कम से कम टैक्स लगा हो। सो ये ऑर्गेनाइजेशन एक साउथ एशियन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, और इसकी एक पूरी चेन थी कि मतलब पहले होता है कि मतलब इंडिया और जो पाकिस्तान है वो अपनी न्यूक्लियर पावर्स को टेस्ट करते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है अब पता चलता है कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ जाती है। जो टू न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया, वो इंटरफेयर करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को फील होता है कि वो प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज का मतलब इंटरफेयर कर रही हैं। बांग्लादेश में 1985 में ये चीज महसूस की जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके में मेंबर्स होते हैं डिफरेंट। ये कैसे आवाज नहीं, आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. I hope. Okay, fine. Someone is Yes, texting me that, हमारी ma'am, your voice is not clear. Okay, this is good enough. So फिर इसके जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं साथ के, लाइक दी 8 मेंबर्स हैं, जिसमें भूटान है, मालदीव्स है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। So these are the important members. ठीक है, so let me share my slides with you so that we can discuss it in bit detail. So मतलब इससे आपको काफी हेल्प होगी। मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप ये रख रहे हैं या नहीं रख रहे पॉलिटिकल साइंस, आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स विल बी फीलिंग कि यार ये क्या बोरिंग टॉपिक मिस पढ़ा रही है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच बोरिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये आपने पढ़ना होता है करंट अफेयर्स में भी और पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ना होता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस ऑफ योर पीएमएस एग्जामिनेशन। अच्छा, इसके अलावा इफ यू वांटेड टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस और एनी सब्जेक्ट यू कैन आस्क। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये किन किन सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है। अब पॉलिटिकल साइंस का जो इस्लामिक स्टेट सिस्टम है, इसमें आपका इस्लामियत का एक पार्ट कवर होता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में यू हैव टू स्टडी जेंडर, मतलब रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स क्या, तो ये आपकी जेंडर स्टडीज जो सब्जेक्ट रखेंगे उसके साथ कवर करता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में यू विल गोइंग टू स्टडी थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी एंड लाइक कार्ल मार्क्स, ईगल।
So these four philosophers you also have to study in sociology as well. तो ये sociology को भी काफी हद तक cover करता है. Political science में भी आप social contract theory पढ़ते हैं, sociology में भी आप social contract theory पढ़ते हैं. उसके बाद आपका ये कवर करता है अमेरिकन हिस्ट्री के साथ भी ये ओवरलैप होता है. इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए पढ़ते हैं, क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में. अमेरिकन हिस्ट्री में यूएस हिस्ट्री ऑफ यूएसए में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आपको पढ़नी पड़ती है. तो इसमें वो पार्ट भी कवर हो जाता है. फिर इसके बाद आपकी जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है वो तो टोटली अगर उसका पार्ट 2 देखें तो वो सारा का सारा पाकिस्तान की हिस्ट्री को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनी, लीडरशिप क्राइसिस क्यों थे, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुई, और पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशंस होती रही. ये सब कुछ जो है आपका पॉलिटिकल साइंस भी कवर करता है. इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स की भी काफी जो है आपको जो टॉपिक्स होती हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसकी आपने वो तो करंट नॉलेज आपने लेनी ही लेनी है, लेकिन इनका जो बेसिस है वो भी ये टॉपिक्स जो है पॉलिटिकल साइंस में कवर होते हैं. और मोस्टली स्टूडेंट्स लाइक आस्क मी मैम फिलोसफर्स पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है. लाइक इट्स मतलब कोई हम उसका क्या करें. फिलोसफर्स का आप रेफरेंसेस दे सकती हैं इफ यू आर राइटिंग एनी एसे, या अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हैं. जैसे सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी पे काफी बात की थी. सॉवरेनिटी एक टॉपिक आ जाता है तो उस पे काफी बात की थी, थॉमस हॉब्स ने बात की थी, तो आप उसका दे सकते हैं रेफरेंस. फिर जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेटिव अलग हो और एग्जीक्यूटिव अलग हो और जुडिशरी अलग हो, तो उस पे आप रेफरेंस मोंटेस्क्यू का दे सकते हैं. So this is what all about political science. So if you wanted to ask any question, you can ask. Sumi ma'am, Yes. how it's related to score? Scoring trend of political science is quite good because अगर Ma'am, voice disruption हो रही है. yes, anyone else? Excuse me, ma'am. Hello. Yes, yes. आवाज आ रही है? मैम आप जी, हमें नोट्स प्रोवाइड कर लेंगे? यस, मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ. मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने 4 डिफरेंट बुक्स से बनाई हैं, लाइक जर्ड हर्बन, अतर इस्माइल और वेल्स की बुक से, मजरुल हक और कारवान की बुक से. सो वी विल गोइंग टू प्रोवाइड नोट्स. ओके मैम, थैंक यू. नोट्स के अलावा मैम कोई टेक्स्ट बुक भी रिकमेंड करती हैं आप? टेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस की तो काफी है, लेकिन अगर आप वो टेक्स्ट बुक्स को अगर आप पढ़ने लगोगे तो यू स्टार्ट गेटिंग बोर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है और टेक्स्ट बुक्स में इतनी डिटेल में हर चीज लिखी हुई है कि वो जो एक इंसान पढ़ता है ना, स्मार्ट स्टडी करता है, वो इंसान टेक्स्ट बुक से कर नहीं पाता. और वो स्मार्ट स्टडी तब कोई रेफरेंस के लिए मैम, कोई रेफरेंस के लिए कोई ऑथेंटिक बुक? रेफरेंस के लिए ऑथेंटिक बुक है कारवान की, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए जो बुक है वो जर्ड हर्बन की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए काफी अच्छी बुक है रेफरेंस के लिए. ठीक है मैम मैं इस यस. मैं इस कोर्स को नहीं ऑप्ट करूं तो मैं पिछले लेक्चर कवर कर लूंगा जो आपने दिए, मैं जो कि फर्स्ट टाइम अटेंड किया है. पिछले लेक्चर्स अगर इफ यू गोइंग टू गेट इनरोल्ड तो फिर मैं जो हूँ ऑब्वियसली विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन फॉर द न्यू क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो ऑफ कोर्स वी विल गोइंग टू कवर. मैं सारा कुछ शुरू से पढ़ाऊंगी और मैं पढ़ाती भी इस तरह कि जिसमें मैं अपने टू द पॉइंट नोट्स से पॉइंट्स निकाल के पावर पॉइंट पे लिखती हूँ और फिर उनको डिटेल में बताती हूँ कि एक एक पॉइंट का क्या मतलब है. सो आई जस्ट कवर ऑल द पॉइंट्स जो भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं. मैं वो स्कोर वाला क्वेश्चन किया था लेकिन वो वॉइस डिस्ट्रप्शन की वजह से नहीं हो सका वो आंसर.
पॉलिटिकल साइंस का स्कोरिंग ट्रेंड काफी अच्छा रहा है। इसमें बच्चों का आप देख सकते होंगे, अगर 2019 का 2018 17 का रिजल्ट आप देखें तो कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। जैसे काफी सब्जेक्ट्स में बच्चे बुरी तरह से फेल हुए हैं, तो इसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा रहा है काफी। और इसका स्कोरिंग ट्रेंड डिपेंड्स करता है कि आप क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है, अरिस्टोटल इज ग्रेट बट नॉट ग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल, मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है इसको अटेम्प्ट इस तरह करना है कि प्लेटो के सारे काम लिख देने, अरिस्टोटल के सारे काम लिख देने। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने इंट्रोडक्शन में ही एग्जामिनर को बताना है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन। आपने कहना है इंडीड Aristotle is great because he has played a significant role in political philosophy. He was also called the मतलब इसकी आपने बतानी कि he had given the concept of state, the concept of slavery, but he was not considered a very grateful student of Plato only because he spent his whole life in the criticism of his own teacher Plato. ये आपने इंट्रोडक्शन में ही बता देना है। ये नहीं आपने स्टार्ट करना है कि प्लेटो जो है ग्रीक में पैदा हो गया था, या अरिस्टोटल एथेंस में पैदा हुआ था, फिर प्लेटो ने ये काम किए और अरिस्टोटल ने ये काम किया, और फिर उसको कंपेयर कर लेना। इट्स नॉट लाइक दैट। एग्जामिनर इज आस्किंग रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटोस थ्योरी, तो आपने क्रिटिसिज्म का लिखना होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको स्कोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, anyone else? Like, wait a minute, I'm just wanted to check. हेलो मैम। Yes. Yes, hello. मैम क्या हम ग्रुप 2 से सिर्फ 100 मार्क्स की कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं? Group 2 से like you're talking about जिस तरह का क्या एग्जाम्पल, कौन सा सब्जेक्ट आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो? मैं अगर जियोलॉजी सिर्फ ऑप्ट कर लूँ, कैन आई? जियोलॉजी लाइक ग्रुप 2 से नहीं, आप कॉम्बिनेशन क्या रख रहे हो? लाइक आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट कि आप कॉम्बिनेशन क्या रख रहे हो? मैम मेरा पॉलिटिकल साइंस है, जियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, एनवायरमेंटल साइंस। Okay, fine. Geology, public administration, history of USA, and पॉलिटिकल साइंस ठीक है, एंड Geology, एनवायरमेंटल साइंस। environmental जी। science. ठीक है। So you wanted to opt out. आप हर ग्रुप से एक सब्जेक्ट तो ऑप्ट आउट कर सकते हो, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। तो आप क्या एक ग्रुप से आपने 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट आउट किए, तो आप नो हर मैम, ग्रुप से एक सब्जेक्ट ऑप्ट आउट कर सकते हो। नो मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि ग्रुप 2 से 100 मार्क्स के सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्ट हो सकता है या 200 के मस्ट है? नहीं, वो तो आपने 600 का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप 100 मार्क्स का ऑप्ट आउट करते हो या 200 मार्क्स का करते हो। लेकिन उसमें आई गेस इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आप एक 200 मार्क्स का सब्जेक्ट रख सकते हैं, 2 200 मार्क्स का सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है। जी। सो मैम कैन आई ऑप्ट? या ऑफ कोर्स यू कैन ऑप्ट। ओके मैम, थैंक यू। लाइक एनीवन एल्स? मैम पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री की किसकी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, यूएसए, यूरोपियन या ब्रिटिश? वैसे पॉलिटिकल साइंस के साथ तो ज्यादा हिस्ट्री जो ओवरलैप हो रही है वो इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री होती है, क्योंकि आप जो पेपर 2 है वो सारा इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर बेस है। मतलब इन पाकिस्तान कैसे बना, इंडिया ने क्या किया, इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी,
इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूएसए, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइक यूएसए आपने हिस्ट्री ऑफ यूएसए में भी पढ़ना होता है। मतलब ये दो जो टॉपिक्स है इधर ये लोग ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया मैम। ओके, एनीवन एल्स? किसी और का क्वेश्चन? आई एम जस्ट वेटिंग, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yes, okay. I guess there is no question, so let's start our topic. कि हम लोग साथ पढ़ लेते हैं आज, so this is very important. ठीक है? Okay, fine. Let me share my PowerPoint. Okay, fine. So my PowerPoint, I hope it's clear to everyone. It's visible to every single student. Yes, it's clear. Okay, thank you, Bakhtawar Masroor. So let's start. First of all, we are going to see the definition of political science. That the political science is the branch of knowledge that deals with the state and the system of government, the scientific and analysis of political activity and behavior. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इसकी मैं important points है मैं इसको highlight कर रही हूँ. I'm just changing the color of it in red color. कि पॉलिटिकल साइंस में आप साइंटिफिक एनालिसिस करते हो पॉलिटिकल एक्टिविटी का और बिहेवियर का. सो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल साइंस इज. इट्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड वन थिंग मोर, इट्स अ mother of, it's also considered as the mother of all social sciences. ठीक है, ये एक सोशल साइंस है जिसमें you will going to study और analyze कि political activities क्या और ये political behavior क्या है. ठीक है, उसके बाद now we are going towards our next slide, that is forms of government. Forms of government में आती है सबसे पहले anarchy. अगर कोई भी गवर्नमेंट का रूल नहीं है या अगर गवर्नमेंट मतलब लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एनार्की. जैसे करंटली वेनेजुला में एक एनार्की सी फैल गई है. वेनेजुला की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, ठीक है, बिकॉज वो एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री थी, उसकी सारी इकोनॉमी तेल पे डिपेंड करती थी. अब जो है उसकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, तो कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं, एक अनार्की हो गई है, लोग रोडों पे आ गए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. इसकी क्या वजह हुई है? इसकी वजह ये थी वेनेजुला एक सोशलिस्ट स्टेट थी. सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें ये कहा जाता है कि आप जो है आराम से मतलब बैठो, गवर्नमेंट आपके लिए सारे काम करेगी, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो, आप मतलब अच्छी तरीके से खा पी सको, और इन द एंड ये सारा मतलब गवर्नमेंट सोशलिस्ट कंट्रीज में इंश्योर करती है. अब यही हुआ कि लोग जो थे इतने उनमें एबिलिटीज नहीं आई क्योंकि वो गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहे थे अपनी हर लाइक चीज के लिए, लाइक दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. तो जब इकोनॉमी क्राइसिस आता है, जब इकोनॉमी कोलैप्स करती है वेनेजुला की, जब उनका तेल की जो बैरल्स हैं जिसपे वो बिकते थे, जब वो एक्सपोर्ट होना उनका खत्म हो जाता है, एक्सपोर्ट बंद होता है, सो फाइनली उनकी जो है इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है और एनार्की आ जाती है. एनार्की मींस नो लॉ एंड ऑर्डर, नो गवर्नमेंट कंट्रोल. दिस इज व्हाट एनार्की इज. सेकंड इज मोनार्की. Monarchy means the rule of one person.
ठीक है, एक बंदे के रूल को हम मोनार्की कहते हैं, जब एक बंदा रूल करता है। ठीक है, ये एक हेरिडिटरी प्रिंसिपल पे मोनार्की बेस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनार्की के अगेंस्ट अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है आपका आई गेस लिबिया से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आई गेस ये हाँ ये उससे लिबिया से स्टार्ट होता है। उसमें जो है कजाफी को मार दिया जाता है। फिर इजिप्ट में जो है हुस्नी मुबारक को रिप्लेस किया जाता है कि हुस्नी मुबारक जो को हटा दिया जाए। फिर फैलता फैलता अरब स्प्रिंग सीरिया आ जाता है। अभी यमन में भी चल रहा है अरब स्प्रिंग। सीरिया में ये लोग असाद से बहुत ही ज्यादा मतलब वो हुए हुए थे तंग लोग, क्योंकि असाद जो था एक शिया प्रेसिडेंट था और सीरिया की जितनी भी अवाम है वो सुन्नी थी। तो उसके जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, वो एक वो आप कह सकते हैं टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था। तो लोग तंग आ गए, वो लोग रोडों पे आ गए कि हमें इसका रूल और नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि लिबिया में जो है कजाफी को उसकी ही मतलब गार्ड्स मार देते हैं कि इतने वो लोग तंग आ जाते हैं। वो जो एक आर्मी डिक्टेटरशिप आता है लिबिया में। सो ये मोनार्की होती है कि मोनार्की में एक बंदे का रूल होता है, उसके पास ही सारी चीज होती है, वो ही अपने डिसीजन देता है। उसमें कोई इस तरह नहीं होता कि पार्लियामेंट होगी या कोई लॉज बनेंगे या कोई रिप्रेजेंटेशन होगी या कोई लोगों को वो करेंगे, इलेक्ट करेंगे कि मैं इमरान खान को इलेक्ट करता हूँ। इस तरह नहीं होता, वोटिंग नहीं होती। हेरिडिटरी प्रिंसिपल पे ये बेस होती है मोनार्की। अगर आप मतलब किंग सलमान मर गया तो उसके भाई को चली जाएगी वो हुकूमत, या उसके बेटे को चली जाएगी। डिपेंड्स अपॉन द एज और द क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज yes any question? Okay fine. Few, जब कुछ लोगों का रूल आता है उसको हम ओलिगार्की कहते हैं, जब कुछ लोग रूल करते हैं। ठीक है, ये अरिस्टोटल ने इसके बारे में कहा था कि जब लोग मोनार्की से तंग आ जाएंगे ना तो कुछ नोबल्स होंगे, वो रोडों पे आएंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे और उन फ्यू नोबल्स का रूल आ जाएगा। ये अरिस्टोटल ने कहा था और उस रूल को हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी से जब बहुत ही ज्यादा करप्ट हो जाएगी, करप्शन का शिकार हो जाएगी, रूल बहुत सख्त होगा, तो वो किस चीज में चेंज हो जाती है? वो चेंज हो जाएगी ओलिगार्की में। और ओलिगार्की जो है अरिस्टोटल ने कहा था ये करप्ट फॉर्म होती है अरिस्टोक्रेसी की। तो दिस इज व्हाट अरिस्टोटल सेड। अरिस्टोटल इज वन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसोफर, उसके बारे में बता रही हूँ मैं। सो ओलिगार्की का सिंपली ये मीनिंग है जब कुछ फ्यू नोबल्स, ठीक है, रूल करते हैं कंट्री को, या कुछ एलिट्स कंट्री के वही रूल कर रहे होते हैं, मतलब कंट्री को बार बार उन्हीं के रूल आते हैं। जैसे मोस्टली मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एक ओलिगार्की है। और फिर वो लोग मतलब आर्टिकल्स में पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा होता है कि ओलिगार्की पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि इसमें फ्यू इलाइट्स का ही रूल है कि कभी पीपल्स पार्टी आ जाती है तो कभी नून लीग आ जाती है। सो ये चीज जो है वो मतलब ओलिगार्की का इसका ये मतलब है और मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। फिर रूल ऑफ ऑल, रूल बाय द पीपल एंड रूल फॉर द पीपल एंड रूल ऑफ द पीपल, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो लोग इलेक्ट करते हैं मतलब हम वोट डालते हैं, इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं कि हमें पता होता है कि ये हमारे जो ओपिनियंस हैं या हमारी जो मतलब जो हमारी फीलिंग्स है इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, इंडिया एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसमें एक तो मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं थी। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के मुताबिक इंडिया में अगर आपने कोई भी इकोनॉमी की पॉलिसी बनानी है सो यू हैव टू कंसल्ट द ट्रेडर्स, द वर्कर्स क्लास फर्स्ट। मतलब उसमें मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इंडिया की डेमोक्रेसी की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं कह रही हूँ कि मिडिल क्लास के जो वर्कर्स हैं, मिडिल क्लास के ट्रेडर्स हैं या मिडिल क्लास के जो मर्चेंट्स हैं, उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इफ वी गोइंग टू फॉर्मुलेट सच इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये आपको इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। सो दिस इज व्हाई द डेमोक्रेसी
of like India is one of the strongest democracy in the world. ठीक है, so इसका क्वेश्चन भी आता रहता है कि why India is one of the strongest democracy. इसका पास पेपर में क्वेश्चन भी है पॉलिटिकल साइंस में. so ये मैं आपको साथ साथ रीजंस भी बता रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लाइक नेक्स्ट स्लाइड विल गोइंग टू सी एनार्की. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लाइक देयर इज नो ऑर्डर एंड कंट्रोल. The third is monarchy. I have told you the rule of one, oligarchy, rule of few, direct democracy, rule of citizens. ऐसे डेमोक्रेसी में भी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है. ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें हम डायरेक्टली अपने लीडर को सिलेक्ट करते हैं. इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है उसमें ये होता है कि हम लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर देते हैं. वो रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बन जाता है. जब वो एक हिस्सा इलेक्टोरल कॉलेज का बन जाता है तो हमें फील होता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली और मेंटली फिट है, तो वो आगे जो अपना लीडर चूज करेगा वो अच्छा ही चूज करेगा. तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जैसे यूएसए में, अमेरिका में डायरेक्ट लोग चूज नहीं करते उसको मतलब प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. उसमें लोग जो है हर स्टेट से अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं. वो एक इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनते हैं, फिर वो जो है फाइनली वोटिंग करते हैं. ठीक है, सो दिस इज इनडायरेक्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. सिमिलरली इस तरह ये इंडिया में भी अगर आपने प्रेसिडेंट चूज करना है, प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. पीपल विल गो एंड वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर मतलब. लेकिन जब आपने इंडिया में प्रेसिडेंट चूज करना होता है तो उसमें लोग नहीं वोट करते प्रेसिडेंट के लिए. उसमें लोकसभा में और जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं. तो उस चीज को भी हम एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कह देते हैं. ठीक है, इसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक भी इट्स काइंड ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें इनडायरेक्ट रूल होता है सिटीजंस का थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. टायरनी मीन्स लाइक वेरी रथलेस एंड वेरी क्रूअल रूल. आप इस रूल को मोस्टली मिलिट्री रूल कह देते हैं जिसमें डिक्टेटरशिप आ जाती है. डिक्टेटरशिप को मोस्टली कहते हैं कि एक बंदे का रूल होता है और वो मिलिट्री रूल ही होता है क्योंकि वो डिक्टेशंस देता है. टोटलिटेरियनिज्म जिसमें टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल होता है. टोल्ड यू गवर्नमेंट आपकी प्राइवेट मैटर्स में भी इवन इंटरफेयर करना शुरू कर देती है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन सार्क. सार्क मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन. जो ये क्यूब मनी, ठीक है, व्हाई इट वाज क्रिएटेड. सो मैंने ये सारी किताबों से और डिफरेंट आर्टिकल्स से ये पॉइंट्स निकाले कि व्हाई इट वाज क्रिएटेड. लेट मी लाइक हाईलाइट द मेन पॉइंट्स. ओके, 1971 में बांग्लादेश में लिबरेशन मतलब बांग्लादेश में जो है आजादी की एक जंग छिड़ती है जिसमें इंडिया जो है मुफ्ती को सपोर्ट करता है. इंडिया होता है उसमें, यूएस होता है, यूके होता है, जो इंडिया की हेल्प के लिए जो है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर सेंड कर देता है. 1971 में आपको पता है कि हमारा बांग्लादेश हमारे साथ ही था. 1947 के बाद बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान होता था, एक ही मुल्क थे. 1971 में आजादी के लिए जंग शुरू हो जाती है और उसमें मुफ्ती आई गेस मुफ्ती उसका बंदे का नाम होता है. उसको इंडिया जो है काफी पॉपुलर लीडर होता है अमंग बंगालीज. वो लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान हमें मतलब हमेशा डिस्क्रिमिनेट करता है इस बेसिस पे कि हमारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है और पाकिस्तान हमें एक शूदर समझता है. मतलब काइंड ऑफ शूदर इज द टर्म यूज जिसमें आप किसी को बहुत ही कमतर समझो. ठीक है, शूदर समझता है पाकिस्तान हमें, और पाकिस्तान हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट में. इवन हमारी जो लैंग्वेज है उसको मतलब हमारी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई जा रही. हमारी लैंग्वेज के साथ उर्दू भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती है कि उर्दू एंड बंगाली का बताया जाता है कि ये दोनों लैंग्वेजेस नेशनल होंगी. या एक कॉन्स्टिट्यूशन में आया था जैसे उसमें सिर्फ उर्दू ही कर दी थी नेशनल लैंग्वेज. तो ये चीजें उनको इतना गुस्सा दिलाती हैं बंगालीज को
कि वो जब अपने जो मुख्ती लीडर है वो जब इन सबको बताता है कि आप देखिए आपके साथ कितना जुल्म हो रहा है, तो आज़ादी की एक वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, अमेरिका उसकी और पाकिस्तान की जंग होती है। आई एम सो सॉरी। इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है और फाइनली उस जंग के बाद जो है बांग्लादेश आजाद हो जाता है। अब ये सार्क किस तरह क्रिएट हुआ मैं बता रही हूँ, चेन में रिएक्शन गए। अच्छा, उसके बाद 1974 में इंडिया अपना टेस्ट करता है स्माइलिंग बुद्धा का। ठीक है, इट्स लाइक गुड स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा का टेस्ट करता है, ये इसका न्यूक्लियर टेस्ट होता है 1974 में 18 मई को ये टेस्ट करता है। ठीक है, इसकी जो रिटेलिएशन है पाकिस्तान जो है करता है 1975 में, और फिर एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्रिएटेड हो जाता है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होता है एनएसजी। ये एक अलग चीज है, अगर इसका हम डिस्कस करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद 1979 में रशिया इंटरवेंशन होती है अफगानिस्तान के अंदर। रशिया जो है मतलब वो कर लेता है, चाहता है कि वो अपनी जो कम्युनिस्ट उसका जो एक एजेंडा है वो अफगानिस्तान में ले आए। अब कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म ये होता है कि कम्युनिटी ओन करती है प्रॉपर्टी। एक बंदे के पास सिर्फ सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सबकी प्रॉपर्टी होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको हम कम्युनिज्म कहते हैं। तो सोवियत यूनियन चाहती थी कि वो कम्युनिस्ट, मतलब उसकी लड़ाई होती थी कैपिटलिस्ट ब्लॉक से, दैट इज अमेरिका। अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो उसकी से लड़ाई होती थी, तो वो चाहता था कम्युनिज्म दुनिया में फैल जाए। तो वो अपनी कम्युनिज्म फैलाने के लिए फाइनली अफगानिस्तान आता है। पाकिस्तान को फील होता है कि वो उसकी जो रशिया की नजर है वो अरेबियन सी पर है, पाकिस्तान के वार्म वाटर्स पे है। पाकिस्तान के लिए ये टर्म यूज करते हैं कि मस्ट बी, मतलब रशिया इज इंटरेस्टेड इन आवर वार्म वाटर्स। तो पाकिस्तान भी इंटरवीन कर जाता है और करता है अफगानिस्तान में, और उसका अमेरिका का साथ देता है और उसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट। और फाइनली रशिया जो है उसकी वो हार जाता है अफगानिस्तान में। फिर फील किया जाता है कि देयर इज अ नीड फॉर साउथ एशिया जियो पॉलिटिकल ग्रुप, क्योंकि जो न्यूक्लियर पोजेसिंग स्टेट है वो इंटरवीन करती है इन द मैटर्स ऑफ नॉन न्यूक्लियर पोजेसिंग स्टेट, जैसे कि अफगानिस्तान। फिर 1985 में 8 दिसंबर 1985 में जो है ये ग्रुप बना दिया जाता है सार्क। ठीक है, इंडिया इसको देखता है, एक बहुत शक की निगाह से इंडिया देखता है, और पाकिस्तान भी इसको बहुत शक की निगाह से इस ग्रुप को देखता है कि एक्चुअली ये अफगानिस्तान और नेपाल और ये जो नॉन न्यूक्लियर पोजेसिंग ग्रुप्स थे, इनकी कंट्रीज की जिद पे बनाया गया कि एक बनाया जाए, हमें प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो हमारी एशिया में दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये बिला वजह ही हमारे मुल्क में इंटरफेयर कर रही होती है, तो इसकी वजह से बनाया गया था। तो फाइनली पाकिस्तान इसकी चीज को भी बहुत शक की निगाह से देखता है। वो कहता है कि ये इंडिया की कोई स्ट्रेटेजी है ताकि वो हमें साउथ एशियन कंट्रीज को हमारे अगेंस्ट कर सके। पाकिस्तान ये सोचता है और इंडिया भी इसको शक की ही निगाह से देखता है। इसलिए अभी तक कोई भी इसको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो मेन कंट्रीज है उनको इसको अभी तक शक की निगाह से देखती रहती है। Finally, members of SAARC, Nepal, as I've told you, Afghanistan, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, India, Pakistan, and Bangladesh. I hope this slide is clear to everyone. ठीक है, ये इसके members हैं जो बहुत important members हैं इसके। उसके बाद we are going towards our next slide, that is objectives. इसका पहला ऑब्जेक्टिव था, लाइक आई एम जस्ट बोल्ड, मैं उन वर्ड्स को बोल्ड कर रही हूँ जो चीज आपको एक तरह से अच्छी तरीके से याद हो। वेलफेयर, दूसरा था एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स टू लिव विथ डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स। डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, ये मैं इसको भी हाईलाइट कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट बोल्ड। टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, के सेल्फ रिलायंस हो अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद टू कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ अनदर्स प्रॉब्लम।
कि एक दूसरे के प्रॉब्लम्स, एक दूसरे के दुख सुख को समझें और एक दूसरे की मदद करें। पहला क्या था कि लोगों की मदद के लिए ये ग्रुप्स हुआ था। जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें जो लोग बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ का शिकार हैं या बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज फेस कर रहे हैं, उनके लिए हुआ था। फिर एक्सेलरेट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है आपकी, जब आपकी ट्रेड जो है साउथ एशियन कंट्रीज में बढ़ जाए और उसमें कम से कम टैक्स लगे, ठीक है। उसके बाद टू लिव विद डिग्निटी, ताकि लोग जो है एक डिग्निटी के साथ रह सकें, कि इसलिए बना था। उसके बाद जो इसका पॉइंट है, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड, कि ताकि ये लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके साइंटिफिक, कल्चरल, सोशल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स में। और ये फिर उसके बाद टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि एक जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ कोऑपरेशन ये लोग अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर सकें। To strengthening cooperation among themselves in international forums on matters of common interest। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए तो सार्क के जो मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कि कभी भी उनमें एक कॉपरेशन है, अगर वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करते रहे साउथ एशियन कंट्रीज को, कभी भी एक उनके अंदर एक कॉपरेशन और एक कोऑर्डिनेशन और वो एक मोहब्बत नहीं पाई जाती। अफगानिस्तान पाकिस्तान से नाराज रहता है, ब्लेम गेम चलती रहती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान को तो आपको पता ही, रिलेशंस हर टाइम ये लोग एनिमीज हैं एक दूसरे के। उसके बाद नेपाल इंडिया से नफरत करता रहता है, बिल्कुल भी नेपाल का दिल नहीं करता कि वो इंडिया की साइड ले या वो भाइयों की तरह उसके साथ बिहेव करे। भूटान भी कोई इतना खास इंटरेस्टेड फील नहीं होता। श्रीलंका जो है पाकिस्तान की मतलब इतनी तरफ वो मोल्ड नहीं है, ना ही वो इंडिया की तरफ इतना मोल्ड है, क्योंकि श्रीलंका की मतलब क्योंकि श्रीलंका के आजकल अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे चाइना के साथ, और चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है इस वजह से। सो दीज आर द रीजंस के एक कॉपरेशन और एक वो जो होती है लाइक कंसेंसस नहीं है इनके अंदर, इन जितनी भी कंट्रीज है जो सार्क है, इसलिए कितनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानी जाती। ठीक है, टू कोऑपरेट विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एरियाज ऑफ कॉपरेशन, किस किस एरियाज पे इनको कॉपरेशन करनी पड़ती है और इनकी क्या मतलब बेसिक था, ये मैं इसको वो कर देती हूँ लाइक बोल्ड एंड इन रेड कलर। ओके, एरिया ऑफ कॉपरेशन है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी ये होती है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि कोरोना जो है इंसानों ने बनाया है, सो इट्स बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाते हो तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपका वो आ जाता है, आई एम सो सॉरी, यस, जिसमें आपका आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे उन्होंने कहा कोरोना वायरस बनाया तो क्लोनिंग। बायोटेक्नोलॉजी अभी इतनी ज्यादा वास्ट हो रही है कि एक इंसान की दूसरा मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक इंसान की शक्ल को दूसरे इंसान में भी क्लोन कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। अभी इस पे काम चल रहा है। सो बायोटेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। कल्चर पे काम किया जाए, क्योंकि कल्चर साउथ एशियन कंट्रीज के काफी मतलब मिलते जुलते हैं, जैसे कि इंडिया का हमसे काफी मिलता है कल्चर, और फिर बांग्लादेश का, तो इस पे कल्चर पे काम किया जाए मिलकर। इकोनॉमिक एंड ट्रेड में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्रेड पे कम से कम तारिफ्स लगाए जाए, टैक्सेस लगाए जाए, ताकि एक दूसरे की इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके। एजुकेशन पे काम करें ये लोग मिलकर। एनर्जी पे काम करें, जो ऐसे कि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा है। उसके बाद एनवायरनमेंट पे करें, फाइनेंस पे करें काम, ठीक है, फाइनेंसिंग करें। जैसे इंडिया जो है काफी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है देन कंपेयर टू पाकिस्तान, तो हमें वो फाइनेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सार्क। इस पे ये फैसला किया था, लेकिन ऑब्वियसली हमारी रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सो इंडिया तो हमें चाहता है कि वो हम कोलैप्स कर जाएं, तो ये इस फाइनेंस पे भी किया गया था कि एक दूसरे की फंडिंग की जाए। फंडिंग मैकेनिज्म, इट्स नॉट फाइंडिंग, इट्स फंडिंग मैकेनिज्म। फंडिंग मैकेनिज्म पे काम किया जाए।
उस पे आईटी पे काम किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे और मीडिया पे, पीपल पे में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रहे। पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब हर मुल्क में गुर्बत बहुत है, तो सारे मुल्क मिलकर जो उसके मेंबर्स हैं वो पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करें, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे काम करें, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में काम करें, टूरिज्म में काम करें। अब 6 अक्टूबर 2016 को श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया था कि हमें काउंटर टेररिज्म एजेंडा भी सार्क की उसमें एरिया ऑफ कोऑपरेशन में डाल लेना चाहिए, कि सारी कंट्रीज जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो मिलकर काम करें ऑन द एजेंडा ऑफ काउंटर टेररिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट सार्क। ये 1985 में आया। इसका वजूहात क्या हुई? 1971 की बांग्लादेश वॉर होती है, 1979 में सोवियत यूनियन आ जाती है, जो टेस्ट होते हैं न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं पाकिस्तान और इंडिया जो टेस्ट कंडक्ट करता है, तो ये सारी वजह की वजह से फाइनली वो आ गया सार्क एग्जिस्टेंस में 1985 को। और ये इसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने कहा कि प्लीज ये बनाया जाए, और उसके मैंने बता दिए 8 कंट्रीज है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। सो ये कंट्रीज हैं इसकी। फिर मैंने आपको सारी बता दी कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन किस बात पे है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक और सारी ग्रोथ करना, डिग्निटी करना, फंडिंग करना। सो दिस इज ऑल अबाउट सार्क. So if you're having any question regarding this organization or forms of government, you can ask me. Or if you're having any question regarding any subject or regarding any if you're having any query regarding political science or कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, so आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम मेरा नाम सिद्रा है. मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बिल्कुल साइंसेस का बैकग्राउंड है, मैंने कभी भी जो है ना वो सोशल साइंसेस को टच नहीं किया है, तो अगर मैं ये रखती हूँ तो मुझे जो है मैं मेरे लिए आईआर भी नया है, मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, तो मतलब मुझे दोनों में से नहीं समझ आ रही है कि मुझे क्या रखना चाहिए. देखो सिद्रा, मैं आपको एक ऑनेस्ट मशवरा देती हूँ, बीइंग योर मेंटोर. अगर आपकी आदत है, आई एम सो सॉरी, ओके, अगर आपकी आदत है पढ़ने की फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, या आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ती हो, या आप डिप्लोमेट पढ़ती हो, इस तरह के अगर आप मैगजीन्स पढ़ती हो और आपको बहुत शौक है, या आपकी इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल कह रही हूँ अभी के मतलब आपके नेशनल करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रही, बहुत स्ट्रांग है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस रख लो अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना होता अपना, आपने उसमें सारे रिलेशंस देखने होते हैं. अभी ओपेक वॉर चल रही है, ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज की वॉर चल रही है इस टाइम पे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. ऑयल पर बैरल पे वॉर चल रही है कि ऑयल के रेट मैम आवाज नहीं आ रही. Okay. I'm so sorry. I'm so sorry, Sidra, actually, because of the distortion. So I was talking about international relations. International relations में आपने सिर्फ अपनी वो नहीं पढ़नी होती, बुक नहीं पढ़नी होती. Obviously, अगर कोई भी आपके रशिया या अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो रहे हैं, या जैसे रशिया और सऊदी अरेबिया की एक वॉर चल रही है, ऑयल वॉर चल रही है प्राइजेस पे, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी. और उसको आपने किस सेंस में पढ़ना है कि आपने थ्योरीज की सेंस में पढ़ना है. उसमें आपने देखना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट प्रिवेल करे, न्यू लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपने करना होता है. अब पॉलिटिकल साइंस में आपने कोई करंट इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में नहीं पढ़ना कि रशिया का रिलेशन वेनेजुएला से कैसा है, या रशिया का रिलेशन चाइना से कैसा है. आपने इसमें पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सिलेबस है उसी को अच्छी तरीके से तैयार करना होता है, बाकी आपका करंट अफेयर होता है.
और करंट अफेयर्स में आप इतना डीप हर कंट्री का रिलेशन नहीं पढ़ते जितना आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हो. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. If you are good in reading articles of foreign affairs magazine of New York Times of international news, then you should opt out international relation. But if you are not good in that and you don't have time for that, then you should go for political science. ठीक है? Anyone else? Thank you, ma'am. You're most welcome, Sidra. Anyone else? अच्छा मैम, एक और बात मैं सोच रही थी लेक्चर के दौरान, आपकी पहली बातों से मैं सोच रही थी, तो तब मैंने सोचा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, मतलब कितनी % होती है कि पेपर उसी में से आएगा, अनएक्सपेक्टेड नहीं आ सकते हैं, मतलब अगर टॉपिक उनसे बाहर अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो फिर देखो, एक होती है आपने ना पास पेपर एनालिसिस करना होता है. मैंने व्हेन आई वाज डूइंग माय ए लेवल्स, तो मुझे हम लोग फॉरेनर्स पढ़ाते थे, ब्रिटिशर्स एक्चुअली. तो उन्होंने हमें यही बात मतलब बहुत ज्यादा वो की थी, इस चीज पे काफी एम्फसाइज किया था कि अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले पास पेपर्स को एनालाइज करें. तो फिर मैंने ये चीज इम्प्लीमेंट सीएसएस में भी की. अब मैंने पास पेपर एनालाइज किए हैं. अगर आप पिछले 20 साल के भी पास पेपर्स उठा के देखो तो उसमें आप नहीं देखोगे कि कोई ऐसा टॉपिक आया जो एक इररेलेवेंट हो. मतलब उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स आए. अब उसमें मैंने नहीं देखा कि माओ आया हो, लेनिन आया हो, इस तरह के फिलोसफर्स जिनका मतलब बंदे ने नाम भी नहीं सुना हो, जिनकी कोई इंपॉर्टेंट ना चीजें ना हो. तो वो आप खुद एनालाइज करोगे तो आपको फील होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आते हैं. और सीएसएस में आप करंटली देख लो, करंट में देखो कि अभी जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसमें मोस्टली आपका रिलेशन इंडिया से खराब है. तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो फॉर शॉर्ट आएगा ही आएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका, क्योंकि ये पेपर 2 में आपका आ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये करंट रिलेशंस इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं चल रहे. और पेपर 1 में आपने करंट सिचुएशन को देखते हुए एनालाइज करना है कि कौन सा फिलोसफर आ सकता है, उसकी कौन सी थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं कि प्रैक्टिकेबल है या नहीं. मोंटेस्क्यू आ सकता है क्योंकि मोंटेस्क्यू की थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर. इस तरह आपने एनालाइज करना होता है. एक तो पास्ट पेपर एनालाइज कर लिए, फिर उसके बाद करंट सिचुएशन एनालाइज कर ली कि क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है किसी चीज की आने की. ठीक है जी मैम, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप बताएंगी, मतलब लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देंगी? लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स काफी लंबी और लाइक 8 मिनट्स रह गए हैं. तो इफ यू गोइंग टू ज्वाइन माय क्लास सो श्योरली मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हुए, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स है मेरे. कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी पॉलिटिकल साइंस की. अगर वो ही सिर्फ आप पढ़ लोगी सो इट्स मोर देन इनफ. मतलब आप अच्छा स्कोर कर जाओगी पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि मैंने जिस तरह नोट्स बनाए हैं उसमें हर पॉइंट कवर है. उसमें पास पेपर्स को रख के ही मैंने नोट्स बनाए हैं कि कोई पास पेपर का क्वेश्चन रह ना जाए. थैंक यू मैम. ओके सिद्रा, ओके वेलकम. एनीवन एल्स? Any question? Please, girls and boys, if you're having question, you can ask. I'm just waiting for the question. I guess you're having no question and I should like sign off. मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना. If you wanted to ask any question regarding this organization SARC, या अपने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछना है जो हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए, या पॉलिटिकल साइंस से कोई पूछना है तो यू कैन आस्क. या किसी भी सब्जेक्ट से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मतलब आई हैव गिवन द अटेम्प्ट ऑफ सीएसएस एज वेल, तो यू कैन आस्क. If you don't want to ask or if you're not having any question then it's okay. मैं like
मैं साइन ऑफ कर लेती हूँ, ठीक है। Okay, fine. I'm signing off. Thank you, everyone. Thank you for your participation. And I hope कि आप लोगों को ये organization and forms of government समझ आ गई होगी. Thank you. Love me. Bismillahirrahmanirrahim. This is Habib Nawaz. Is it audible to all जो participants हैं? Yes, sir. Okay, मुझे briefly अपना the last time आपसे discussion या आपका मेरा interaction हुआ था या नहीं हुआ था? सर एंड पे लेक्चर लिया था, इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ था। हाँ, इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ था। ये करंट अफेयर्स के वाले से हमने को बात की थी, सिलेबस का इसी तरह ही है? जी जी सर। ओके, तो मुझे जो लास्ट टाइम थे वो सिर्फ यही बताएं कि आप लोग क्या न्यूज़पेपर या न्यूज़ ये जो चीज़ें मैंने आपसे कही थी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एक एक करके बताते जाएं जो लास्ट टाइम थे।
करंट अफेयर्स के हवाले से लास्ट टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना है। बाकी इसके अलावा जैसे साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, ग्रुप आपका बन जाएगा, उसमें डेली जो आपके एटलीस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड 34 टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड मैं जो भी न्यूज़पेपर पे या कोई और चीज़ आएगी किसी मैगज़ीन के अंदर जहाँ से आपने कुछ पढ़ना होगा, उन 34 टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपके साथ रेगुलरली कोशिश करूँगा शेयर करूँगा। एक तो वहाँ से आपने वो लाजमी पढ़ना है, डेली उस पर टाइम लगाना है, उसे आपको शॉर्ट आएगा ही आएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका, क्योंकि ये पेपर 2 में आप ओके जी। तो न्यूज़पेपर से आपको जो बेनिफिट होगा उससे एनालिसिस करने में, क्रिटिकल थिंकिंग में, एनालिटिकल एबिलिटीज़ में, आपकी उस टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और फिर आप उस टॉपिक के हवाले से थोड़ा बहुत मज़ीद पढ़ेंगे। चाहे तो आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ लें, चाहे आप गूगल से कोई अथेंटिक सोर्स अगर मिल जाए वो पढ़ लें। इससे आपको उस टॉपिक के बारे में मज़ीद थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ाने का और न्यूज़पेपर इसके अलावा न्यूज़ आपने कोशिश करनी है हर बंदा एटलीस्ट 15 मिनट डेली न्यूज़ सुने। 5 मिनट आप सुन लें इंटरनेशनल न्यूज़, चाहे वो BBC हो, CNN हो, अल जज़ीरा हो। इसी तरह 5 मिनट जो है वो आप दूसरी न्यूज़ सुने लोकल न्यूज़ चैनल से, और 5 मिनट PTV। तो ये आपका तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा बनेगा डेली करंट अफेयर्स का। और इससे आपको जो बेनिफिट होगा वो 70% ऑफ द CSS आपका इसके गिर्द रिवाल्व करेगा। आपको इंग्लिश ऐसे के हवाले से मटेरियल मिल जाएगा, कंप्रीहेंशन बेहतर हो जाएगी, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, उसके अलावा इस्लामियात में भी जो करंट इश्यूज होते हैं वहाँ पे, फिर इसके अलावा बाकी जो अदर एरियाज हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जेंडर स्टडीज़ हो गया, इन सारों के अंदर न्यूज़पेपर और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सारे एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो पढ़ रहे हैं और बाकायदा फिर उनके नोट्स ले रहे हैं। सेकेंडली, आप लोग रेगुलर न्यूज़ सुन रहे हैं 10-15 मिनट, और बाकी टाइम जो है वो आप कोशिश करें कि 20 मिनट 15 मिनट आप डेली लिखें। और नेक्स्ट टाइम के लिए आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लिख के दिखानी है। आप लेंगे पेपर, ये नोट कर लें जी, आप प्रीवियस ईयर का लेंगे पेपर, अपना लेंगे पेपर लेंगे, उसके अंदर से किसी एक क्वेश्चन का आप इंट्रोडक्शन लिख के मेरे साथ शेयर करेंगे। पहले बेशक ये क्वेश्चन चॉइस कर लें, उस क्वेश्चन को आप पढ़ें जितना आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन मुझे चाहिए 8 से 10 लाइनों का। उससे मुझे आपके बारे में पता चलेगा कि अभी आप किस लेवल पे हैं, कि आपको कंप्रीहेंशन आपकी कितनी है, आप कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, नॉलेज की क्या आपके पास सिचुएशन है, और आप अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ के और फिर भी जब आप लिखते हैं तो उसमें क्या कमी रह जाती है। तो इससे आपके जो रिटन स्किल्स हैं, मेन जो हमारा काम है इम्प्रूव करने का, वो इम्प्रूव होंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका इंट्रोडक्शन बना के मेरे साथ ग्रुप में शेयर करेंगे। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम जी। ये जो पेपर आपने कहा है, जो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, वो करंट अफेयर का लेके पेपर, करंट अफेयर्स का 2019 का पेपर आप लें, नेट पे पड़ा होगा, CSS की वेबसाइट पे पड़ा होगा, CSS फोरम पे मिल जाएगा, वो पेपर आप लें। बल्कि अगर ग्रुप बन जाता है तो उस ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा वो पेपर शेयर भी कर लूँ, इजीली अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। उसके अंदर से एक क्वेश्चन अपनी मर्जी का उठाएं, उस क्वेश्चन को आप बेशक पढ़ें, पूरे 3 दिन पढ़ें, 4 दिन पढ़ें, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का सिर्फ इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, जस्ट मुझे ताकि पता चले कि आपने बेस्ट तैयारी की है, और फिर आप क्या लिखते हैं उससे मुझे थोड़ा आपके बारे में आइडिया होगा, आपकी कैसे एनालिसिस करते हैं। फिर हम जब क्लास होगी तो आप सारे अपने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बेशक कोई से पूछ लीजिएगा, मैं फिर फर्दर आपको गाइड करूंगा कि कैसे इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, इसमें कौन सी चीज़ आप मिस कर गए हैं, कैसे फर्दर आपने इंट्रोडक्शन करना है। तो ये हर क्लास में हमारी एक ऑनगोइंग एक्टिविटी होगी रिटर्न, क्योंकि अभी ये आप चूँकि रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम शुरू दिन से ही रिटर्न से काम शुरू करेंगे। तो एक तो ये आपका काम हो गया, और डेली आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप, जैसे मैंने कहा है कि न्यूज़पेपर में आपके साथ कुछ आर्टिकल शेयर करूँगा, कुछ आप खुद पढ़ेंगे, डॉन से पढ़ेंगे, नेशन से पढ़ेंगे, न्यूज़ से पढ़ेंगे, जहाँ से भी आप पढ़ें उसके नोट्स लेंगे, और फिर आप एक उस पर अपने लिए नोट्स वगैरह बनाएंगे उनसे।
तो इससे जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली लिखने के लिए मटेरियल आ जाएगा। तो आपने डेली जो भी नोट्स बनाने हैं, कुछ आर्टिकल एक दो पढ़े उसके बारे में कोई 20 मिनट आपने डेली लिखना भी है। इससे आपका अपने तौर पे आप लिखने का काम आपका अच्छा होता जाएगा, और मेरा जब मतलब आप मुझे लिख के दिखाएंगे तो उससे जो है वो मजीद हम बेहतर चीज़ों को करेंगे। इस वक्त आपके पास नेट चूँकि अवेलेबल है, आप नेट पे लिखें जी द डॉन लिखें सारे, जब ओपन द डॉन लिख लिया जी। अब इसको ओपन कर दें। एक ओपिनियन पे आज का आया हुआ है, हुज पॉलिसी इज इट एनीवे। प्लीज रिपीट कीजिएगा। गूगल पे जाएं, द डॉन लिखें, डॉन के ऊपर आज जाहिद हुसैन का आर्टिकल आया हुआ है, हुज पॉलिसी इज इट एनीवे। आ गया जी? यस सर। सारों ने ओपन कर लिया है? नो सर, मुझे नहीं मिल रहा। आप या तो सीधा ही लिखते हैं हुज पॉलिसी इज इट एनीवे, आर्टिकल बाय जाहिद हुसैन इन टुडेज डॉन। गूगल पे अगर इस तरह लिखेंगे तब भी आ जाएगा, हुज पॉलिसी इज इट एनीवे। सर एक्सक्यूज मी, आज के पेपर में है ये आर्टिकल? आज के पेपर में है, बल्कि मैं आपके साथ अभी ये स्क्रीन इधर कोशिश करता हूँ अगर सर जी जी आज के न्यूज़पेपर मेरे पास है, मैं उसमें देख सकती हूँ? हाँ हाँ आज के न्यूज़पेपर के अंदर है। अभी ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है? यस सर, नजर आ रही है। नजर आ रही है? गूगल नजर आ रहा है ना? जी जी सर, आ रहा सर। ओके। जी सर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द डॉन, ठीक है, ये डॉन पे चला गया और यहाँ पे ये आर्टिकल इनका शेयर हुआ है आज, ये देखें, ये नजर आ रहा है सामने? यस सर। ओके, यस ये मैं सर। ओपन कर रहा हूँ। बस इसी तरीके से सारे अपने सामने ओपन करके रखें, जब मैं आपको कहूँगा कि आप पढ़ना शुरू कर दें तो फिर आपने उस वक्त पढ़ना है। ओके जी, कॉपी पेंसिल अपने पास बेशक रखें। अच्छा जी, तो एक तो ये अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये गूगल जहाँ पे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पीपल लिखा हुआ है? यस सर। ओके जी। अच्छा, तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक तो अब ये आपकी मोडेलिटी हो जाएगी कि आप लिखने के हवाले से इस तरीके से इंट्रोडक्शन मेरे साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास हमारी डिस्कशन होगी इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ओके जी, वो भी नोट कर लें। इसके अलावा आप में से हर बंदा हर रोज कम से कम 20 MCQs डेली न्यूज़पेपर से निकालेगा। वो बेशक व्हाट्सएप का जब ग्रुप बनता है उस ग्रुप पे बेशक आप शेयर कर दें, और फिर उसमें आप हर बंदा जब 20 निकालेगा ग्रुप के ऊपर, अगर आप 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, तो खुद देख कि डेली बेसिस पे आपके साथ कितने MCQs शेयर हो रहे होंगे। और MCQs जो निकालने हैं आपने, वो निकालने हैं आपने उन 34 टॉपिक से रिलेटेड ही हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। तो एक तो ये आप काम करेंगे, इससे आपके जो MCQs हैं वो बेहतर प्रिपेयर होंगे। और अगर आपके MCQs एक दफ़ा 100% आप MCQs अगर आपने पेपर के अंदर अटैम्प्ट कर लिए 20/20, तो मेरा ख्याल है कि बाकी पेपर के अंदर आपके टोटल नंबर 75-80 तक पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने बड़ा मतलब है ज़हन नशीन कर लेना है कि आप डेली बेसिस पे MCQs निकाल रहे हैं। ठीक है जी? Sir, will you please share the 34 topics again? Today is my first class, that's why. मैं आपके साथ बिल्कुल वो शेयर कर दूंगा, जब ये ग्रुप बल्कि बनता है ना तो ग्रुप में मैं वो शेयर कर दूंगा जी। मैंने जैसा साहब को कह दिया है वो ग्रुप बनाएंगे। कामरान आप सुन रहे हैं? चले मैं जायद साहब से कह दूंगा
कामरान से भी कह दूंगा, ग्रुप बना के ग्रुप के अंदर मैं वो चीज़ें शेयर कर दूंगा जी। ठीक है जी, ओके सर। सर किसी भी ओके टॉपिक के हवाले से बनाने हैं या फिर आप जो है वो देंगे टॉपिक? ना। 34 टॉपिक्स आपके पास हैं, 34 टॉपिक से रिलेटेड डेली न्यूज़पेपर आप देखें, उस न्यूज़पेपर के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है उस पर बेशक आप कर लें। ठीक है सर। और ठीक डॉन हो गया, न्यूज़पेपर से ही बनाने हैं? डॉन से कर लें, न्यूज़ से कर लें, नेशन से कर लें, पीटीवी से कर लें, कहीं और किसी न्यूज़ चैनल से कर लें। आपने डेली एमसीक्यूज 20 निकालने हैं, मसलन चाहे एक एमसीक्यू आप आज के लेट से निकाल लेते हैं कि आईएमएफ से क्या बनता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूबी से क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक, सार्क से क्या बनता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का कौन है, मतलब सेक्रेटरी जनरल कौन है, यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसके अलावा बाकी जो है वो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान का मिनिस्टर फाइनेंस कौन है, मतलब इस तरह के एमसीक्यूज 20 आपने डेली निकालने हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मैं यही चाहता हूँ कि आपके पास इंफॉर्मेशन बढ़े। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप में से कितनों की अंडरस्टैंडिंग है कि आइन के हवाले से अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आपका क्या जवाब होगा? सर रूल्स एंड लॉज होते हैं जो स्टेट फॉलो करती है कोई भी। ओके, पहली चीज आप ये ज़हन नशीन कर लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जी? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर मुल्क, जिन कंट्रीज के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेट्स से कई कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, जैसे यूके है, जैसे कनाडा है, जैसे इसराइल है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरबिया, इनका कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। लेकिन बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर बाकायदा, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों ने देखा है तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा 280 आर्टिकल्स हैं, उसमें लिखा हुआ है जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हैं, मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में है, सेनेट, कौमी असम्बली, ऑडिटर जनरल, मतलब ये सारा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको सामने रख के स्टेट का जो बिजनेस है वो रन किया जाता है। बाकी तमाम लॉज जो हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं। against the spirit of constitution, against the explicit provisions of constitution